आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स होगा, जिसको हम क्वांटम फर्स्ट करके पढ़ेंगे। फिर मैं एक अलग सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसको हम क्वांटम सेकंड यानी एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखो, क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है ना, एक क्या ब्रांच है फिजिक्स का, जो क्या हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिकली जो मैटर और एनर्जी होता है ना, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिकल नेचर होता है मैटर और एनर्जी का, हम सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पर पढ़ते हैं। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स हमें 10⁶ मीटर के आसपास तक हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो वर्क करती है, ठीक है ना। जैसे ही हम 10⁻⁻⁶ मीटर से नीचे जाने लगते हैं, यानी एटॉमिक लेवल पर जाने लगते हैं। एटॉमिक लेवल की बात कहने का मतलब है 10⁻10 मीटर, और सब एटॉमिक लेवल कहने का मतलब है मेरा 10⁻15 मीटर के नीचे, ठीक है ना। तो 10⁻10 और 10⁻15 मीटर जब हम इतने माइक्रोस्कोपिक नेचर में जाते हैं, तो उस माइक्रोस्कोपिक नेचर में जो फिजिकल लॉज होते हैं हमारे, ठीक है ना, उसको गवर्न करता है कौन सा सब्जेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। हाउ मोशन टेक प्लेस एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो जो क्लासिकल फिजिक्स जो होती है, हम जो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि इन दो लेवल्स पर वर्क नहीं करती, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स को हमने पढ़ना है। अब देखो, ये ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, वो हम आगे आगे धीरे धीरे चीज़ें देखेंगे। तो जो मेन की कंट्रीब्यूटर्स थे, साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, नील बोर थे, डी ब्रोगली थे, हाइजेनबर्ग थे, स्क्रोडिंजर थे, ठीक है ना। इन्होंने कंसेप्ट्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हम देख रहे थे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर हमारे जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है क्लासिकल लॉज से। क्योंकि जब हम क्लासिकल फिजिक्स कुछ और प्रिडिक्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कुछ और प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए, जैसे एनर्जी क्वांटाइजेशन, ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो दीज कंसेप्ट्स रिवोल्यूशनाइज्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, ठीक है ना, एट एटम्स एंड सब एटॉमिक लेवल्स। समझ में आ गई बात मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो क्या चीज़ें हैं, आइए डिटेल में पढ़ते हैं। तो की डेवलपमेंट्स थे डेट लीड टू द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहला है हमारे पास रिलेटिविस्टिक डोमेन। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल्स एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्लासिकल फिजिक्स, जब हमारे पास किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितना हो जाए, लगभग c के आसपास हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट को वो अप्रोच कर जाए, इतना यदि स्पीड हो जाए, तो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारा जो मास होता है वो लगभग होता है हमारे पास ये, ठीक है ना। तो यदि वेलोसिटी हमारे पास कितना हो जाए, c के आसपास हो जाए, तो हमारे पास जो मास हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि मैं ऐसा कहूँ, यदि कोई कार है, ठीक है ना, कार जो है वो लाइट की स्पीड से चल रही है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्लासिकल फिजिक्स ने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। समझ में आई बात, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना, और इससे कम या इसके लगभग, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक कोई पार्टिकल जो स्पीड की लाइट से ज़्यादा ट्रैवल कर सके एक्सपेरिमेंटली अभी नहीं देखा गया है, ठीक है। तो डिरैक ने क्या किया, डिरैक इक्वेशन डिज़ाइन की, जो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मिलके और रिलेटिविटी के साथ मिलके एक्सप्लेन करती है हाउ पार्टिकल्स बिहेव्स व्हेन देयर वेलोसिटी अप्रोचेज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। समझ में आई बात। और पोल डिरैक कंट्रीब्यूशन की वजह से ही एंटी मैटर का प्रेडिक्शन हुआ था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक हाइपोथेसिस। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी बॉडी है ना, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी बॉडी जो है, ठीक है ना, वो क्या रिलीज करती है, थर्मल रेडिएशंस रिलीज करती है। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो क्लासिकल फिजिक्स इनफाइनाइट एनर्जी प्रिडिक्ट करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रिडिक्ट करती है, ठीक है ना, जिसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी बोलते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहला टॉपिक हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होने वाला है। आज हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स प्रिडिक्ट करता है कि इनफाइनाइट एनर्जी होगा, ठीक है ना, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा ही नहीं गया। हमें इनफाइनाइट एनर्जी मिलता ही नहीं है, हमें एनर्जी मिलता है क्वांटम फॉर्म में, मतलब कुछ सर्टेन एनर्जी होता है, डिस्क्रीट एनर्जी हो सकता है। तो मैक्स प्लैंक्स ने बताया था कि जो एनर्जी हो सकती है किसी भी ब्लैक बॉडी की, वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है ना, समझ में आई बात, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यदि फ्रीक्वेंसी हो जाए, मान लो मेरे पास ये क्या है, लाइट है इंसिडेंट की, यदि इस किसी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है सरफेस से। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डालने पर किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, ये क्लासिकल फिजिक्स ने नहीं बताया, ठीक है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो प्रोपोज्ड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स विद एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये आइंस्टाइन ने ही बताया था हमें, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। बात करें यदि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस और व्हाई एटम्स डू नॉट कोलैप्स। एटॉमिक क्लासिकल फिजिक्स ये भी नहीं बता पाया था कि जो एटम होता है हमारे पास वो स्टेबल क्यों होता है, क्यों हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसका एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स यही कहता है कि कोई भी एक्सीलरेटिंग पार्टिकल है, ठीक है ना, तो उसका एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, और जब उसका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो किस में, एटम न्यूक्लियस में वो गिर जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल, तो ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। दूसरा, स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्क्रीट, ठीक है ना, कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होती। तो कंटिन्यूस एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स तो कंटिन्यूस एनर्जी की बात करता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस कब होंगी, जब डिस्क्रीट एनर्जी होगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली तो डिस्क्रीट एनर्जी ही होती है। तो वो कौन एक्सप्लेन करता है, नील बोर ने एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होंगे तो क्या निकलेंगी, जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्वांटाइज्ड होगी, तो इसीलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेगी। क्लासिकल फिजिक्स ने बिल्कुल भी बात नहीं बताया, वो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल लाइन्स की बात करता है, कंटिन्यूस एनर्जी की बात करता है, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की यदि बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहता है कि जो वेव है, वेव मोशन जो है, ठीक है ना, वेव मोशन जो है और पार्टिकल मोशन जो है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ में आई बात। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, समझ में आई बात। तो क्लासिकल फिजिक्स तो अलग अलग मानता है इन चीज़ों को, समझ में आई बात। लेकिन डी ब्रोगली ने ये सजेस्ट किया कि जो कोई भी पार्टिकल होता है वो वेव प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से कंफर्म भी हुआ है, समझ में आई बात। तो ये क्या है, जो की डेवलपमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स की तरफ हमें लेके जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। स्क्रूडिंजर हाइजेनबर्ग ने कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या क्या वेव मैकेनिक्स डेवलप किया पूरा का पूरा, ठीक है ना। वेव मैकेनिक्स में क्या होता है, हम अब जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना उसको वेव की तरह ट्रीट करके ना उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और उसका पूरा एक मैथमेटिक्स अलग है, फॉर्मलिज्म जो है, मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम वेव फंक्शन वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है
कि एक साथ मेजरमेंट हो सकता है पोजीशन और मोमेंटम का। अब मान लो कोई कार है, वो जा रही है, तो मैं बता सकता हूँ उसकी पोजीशन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है। क्लासिकली एक साथ ये बताया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर ये संभव नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो हेजनबर्ग ने कहा था कि मेजरमेंट्स हैव इनहेरेंट लिमिट्स, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कहा और कहा साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। तो क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मलाइज्ड। अब देखो, कुड नॉट डिस्क्राइब एटॉमिक सब एटॉमिक बिहेवियर्स एक्यूरेटली, तो क्लासिकल फिजिक्स ने ये अभी हमने जो भी पूरा ऊपर पढ़ा यही तो था। समझ में आई बात। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर बिहेवियर जो होता है पार्टिकल्स का, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मलिज्म हुआ, फॉर्मलाइज्ड हो गई वो, ठीक है ना। फॉर्मलाइज्ड कहने का मतलब पूरा एक मैथमेटिकल अप्रोच, बिल्कुल नया डिवाइस हुआ, ठीक है ना, उसको स्टडी करने के लिए। तो डेवलप तो हाइजेनबर्ग, स्क्रोडिंजर, पोली डेराक, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से वेव फंक्शन को लिखते हैं, मोमेंटम को लिखते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक डेवलप्ड द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक फिनोमेना। तो ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए हैं, ये ब्रेक थ्रूज थे जो रिजोल्व करते हैं क्लासिकल फिजिक्स पैराडॉक्स को, एंड इस्टेब्लिश्ड क्वांटम मैकेनिक्स एज द फंडामेंटल थ्योरी फॉर अंडरस्टैंडिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। समझ में आया बात मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो एक सीधी सी भाषा में, साधारण सी भाषा में मैं कहूँ तो जो एटॉमिक और सब एटॉमिक यानी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसा सब एक फिजिक्स का ही पार्ट है, क्वांटम रूप दिया है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। समझ में आया बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।